यह 1935 का समय था। इस जगह का नाम एसिडेलिया प्लानिसिया। पृथ्वी नहीं, अब वे मार्स ग्रह पर हैं। नासा के एक 6 सदस्यीय वैज्ञानिक दल पिछले 17 दिनों से इस ग्रह पर रिसर्च कर रहा है। वे मुख्य रूप से आसपास के विभिन्न स्थानों से मिट्टी और पत्थर के सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं। 18वें दिन भी वे सभी ग्रह के कई स्थानों से सैंपल्स कलेक्ट कर रहे थे और दूसरी ओर जोहन्सन नाम का एक अधिकारी उन्हें नासा के मुख्यालय से लगातार मॉनिटर कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था तो लेकिन कुछ ही देर बाद नासा के रेडार पर एक खतरे का संकेत आता है। मार्स पर जहां उनका दल मौजूद था, उसके ठीक बगल में एक विशाल रेत का तूफान पैदा होता है जिसका आकार लगभग 1200 किलोमीटर जितना है। कुछ ही देर में यह तूफान उनके अस्तित्व को मिटा सकता है। यह सब देखकर मुख्यालय से घोषणा की जाती है कि इस मिशन को यहीं बंद करना होगा और उन्हें अपने ऑर्बिट में वापस आने के लिए कहा जाता है। फिर शायद पृथ्वी पर वापस आने का आदेश दिया जाएगा। तब वे सभी अपने स्पेसक्राफ्ट की ओर रवाना होते हैं। बहुत तक तूफान की तीव्रता उन पर बढ़ने लगी थी। हालांकि अचानक उनके ही रिसर्च का एक कम्युनिकेशन एंटेना टूटकर उनके क्रू मेंबर, जिसका नाम मार्क था, उस पर आकर गिरता है। इसके परिणाम स्वरूप मार्क तूफान की गहराई में कहीं खो जाता है। कमांडर लुइस, जो मार्स पर इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे, वे मार्क को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन तूफान की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वे सिग्नल से समझ जाते हैं कि मार्क का ऑक्सीजन सिलेंडर लीक होने लगा है। इस स्थिति में 1 मिनट से अधिक जीवित रहना संभव नहीं है, इसलिए वह एक क्रू मेंबर के लिए बाकियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। इस वजह से कोई रास्ता न पाकर उन्हें मार्क को छोड़कर ही पृथ्वी की ओर रवाना होना पड़ता है। ठीक उसके अगली सुबह नासा के डायरेक्टर डॉक्टर सैंडर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताते हैं कि उनका यह मिशन यहीं बंद किया जा रहा है और वैज्ञानिक मार्क की मौत की खबर जारी कर देते हैं। हालांकि उन्हें इस बारे में यकीन नहीं है, लेकिन जितना उन्होंने टेक्निकली समझा है, मार्क के अब तक जीवित रहने की उम्मीद नहीं है। जबकि दूसरी ओर मार्स ग्रह पर हम देखते हैं कि मार्क अभी भी जीवित है, वह जिंदा है, वह काफी घायल है। एंटीना में लगी छोटी छोटी लोहे की रॉड्स उसके शरीर के अंदर घुस गई हैं। कुछ दूरी पर वह उनका एक कैंप देखता है। कैंप में प्रवेश कर वह अपने पहने हुए सूट को उतार देता है और अपने पेट के अंदर फंसी लोहे की टुकड़ों को निकालना शुरू करता है, जिससे लगातार खून बह रहा था। फर्स्ट एड बॉक्स की मदद से मार्क अस्थायी रूप से थोड़ी राहत पाता है। कुछ हद तक ठीक होने के बाद मार्क कैमरा ऑन कर कुछ बातें रिकॉर्ड करता है। शायद वह अब सिर्फ कुछ ही देर जीवित रह पाएगा। इसके अलावा इस वीडियो को कहीं भेजना संभव नहीं होगा, क्योंकि याद है तूफान की वजह से जो एंटीना टूट गया था, असल में उसी के माध्यम से वे पृथ्वी के साथ कम्युनिकेशन करते थे। वीडियो में मार्क बताता है कि जिस कैंप में वह है, वह 31 दिनों के लिए बनाया गया था। कभी भी उसकी मौत हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी से, विस्फोट के कारण या फिर भोजन की कमी से। मार्क अच्छी तरह जानता है कि नासा का अगला मिशन 4 साल बाद लॉन्च होगा, यानी उसकी मौत निश्चित है। मार्क खुद भी यह बात समझ रहा है। उसके क्रू मेंबर्स ने मान लिया है कि मार्क जीवित नहीं है, इसीलिए उसे छोड़कर चले गए थे। इसलिए अब उसके पास कोई चारा नहीं है। मार्क कैंप के अंदर एक कोने में बैठकर मौत का इंतजार करने लगता है और बाहर भयानक तूफान चल रहा है। कभी भी कैंप तूफान के प्रभाव से नष्ट हो सकता है। मार्क अपने साथियों द्वारा इस्तेमाल किए गए सामान को सही कर रहा था और बैठे बैठे उन यादों को याद कर रहा था जो वह पृथ्वी पर छोड़कर आया था। इसी तरह शुरू होती है 2015 में रिलीज हुई एक अमेरिकन साइंस फिक्शन मूवी द मार्शियन की कहानी। साथ बने रहिए, क्योंकि आज देखेंगे कि मार्क उस निर्जन मार्स ग्रह पर कैसे जीवित रहा, कितनी चीजों का साक्षी बना और आखिरी में उसके साथ क्या हुआ। तो चलिए आज की कहानी की गहराई में डुबकी लगाते हैं। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। तूफान की तीव्रता भी कम हो गई है। इस तीव्र तूफान का सामना करके चूंकि वह सरवाइव करने में सफल रहा है, इसलिए उसके मन में जीवित रहने की उम्मीद भी जाग गई है। मार्क अपने कैंप का सारा खाना एक साथ करके देखता है। इस सारे खाने से वह आने वाले 1 साल तक लगभग जीवित रह सकता है, लेकिन खाने को उसे अच्छे से रखना होगा। अगर उसे जीवित वापस लौटना है तो उसे 4 साल जीवित रहना होगा। अगर उसे जीवित रहना है तो उसे खेती भी करनी होगी, जो लगभग असंभव है, क्योंकि खेती करने के लिए पानी की जरूरत होती है। फिर मार्क बाहर जाकर सोलर पैनल्स को ठीक करता है और उपयोग के लायक बना देता है। इस बीच पृथ्वी पर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो जाती है। सभी ने मान लिया था कि मार्क अब जीवित नहीं है, इसलिए उसके अंतिम संस्कार में नासा के सभी वैज्ञानिक मौजूद थे। दूसरी ओर अगली सुबह जब मार्क वैक्यूम फ्लश कर रहा था तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। दरअसल मार्क एक बॉटनिस्ट भी हैं। उन्होंने पौधों पर लंबे समय तक रिसर्च की है, इसलिए वह आलू उगाने का फैसला करता है।
वह अपने मल मूत्र से एक तरह का खाद बनाता है जिससे मार्स की मिट्टी में आलू की खेती संभव हो सके। इसके बाद मार्क अपने कैंप के अंदर एक बड़ी जगह खाली कर देता है और खेती के लिए कैंप के अंदर एक जगह निर्धारित करता है। उस जगह को पूरी तरह पॉलीथीन से घेर देता है और बाहर से मिट्टी लाकर अंदर भर देता है और अपने बनाए खाद से उस मिट्टी को खेती के लायक बना देता है। उसके पास कुछ आलू खाने के लिए थे, उन्हें काट कर वह मिट्टी में रोप देता है। कई दिन बीत जाते हैं, तब मार्क काफी चिंतित हो जाता है क्योंकि अब उसके सामने एक नई समस्या आ गई है। आलू की खेती के लिए भरपूर पानी की जरूरत होती है। इस रेतीले ग्रह पर जहां पीने का पानी नहीं मिलता, वहां खेती के लिए पानी कैसे मिलेगा? कुछ दिन सोचने के बाद मार्क के दिमाग में पानी बनाने का सोल्यूशन आता है। वह जानता था कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाने से पानी मिलता है और इसलिए समय बर्बाद किए बिना हाइड्रोजन जलाने वाली एक मशीन वह बना देता है। वहाँ के पार्ट्स और विभिन्न एलिमेंट्स के बीच से वह हाइड्रोजन का इंतजाम करता है और ईथेन का इंतजाम करता है जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बना होता है। मार्क खेती वाले कैंप में एक छोटी सी टेबल रखता है और उसके साथ एक टेंट बनाता है। टेंट को टेबल के ऊपर लटका दिया जाता है। फिर टेबल के ऊपर कुछ रेडियम धातु रखकर उसके ऊपर एक पाइप के जरिए हाइड्रोजन की बूंदें डाली जाती हैं। रेडियम धातु पर हाइड्रोजन की बूंदें गिरते ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती हैं। अब मार्क को आग की जरूरत है, लेकिन मार्स ग्रह पर आग जलाना बेहद खतरनाक है। निश्चित रूप से वह बाहर कुछ नहीं कर सकता, जो करना है उसे अंदर ही करना होगा, जो बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा स्पेस मिशंस को ज्वलनशील पदार्थों से दूर रखा जाता है। मार्क चिंतित हो जाता है। वह अपने सृष्टा को याद कर रहा था और चूंकि वे ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, इसलिए मूवी के इस दृश्य में वह अपने धर्मगुरु जीसस से जुड़ी लकड़ी का एक टुकड़ा देखता है। लकड़ी के टुकड़े को अच्छी तरह काटकर बैटरी की स्पार्क के जरिए आग जलाकर टेंट के ऊपर रख देता है। फिर आग के संपर्क में सही मात्रा में ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन के जलने के कारण भाप के रूप में पानी बनने लगता है। इसे देखकर मार्क खुशी से चीख उठता है। ठीक उसी वहां एक छोटा सा विस्फोट हो जाता है। विस्फोट में मार्क का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वह विस्फोट के कारण के बारे में सोच में पड़ जाता है। एक समय पर वह समझ जाता है कि उसकी कैलकुलेशन सब कुछ सही थी, लेकिन वह लगातार सांस लेने छोड़ने के जरिए वहां की हवा में जो बदलाव कर रहा था, उस चीज की कैलकुलेशन उसने नहीं की थी। इस वजह से ऑक्सीजन की मात्रा वहां अधिक हो गई थी। इससे विस्फोट हुआ। मार्क तब हार नहीं मानता और दोबारा कोशिश शुरू करता है। फिर से वह पूरी सतर्कता बरतते हुए हेलमेट पहनकर काम शुरू करता है। सब कुछ ठीक देखकर मार्क अपने चेंबर में जाकर सो जाता है। सुबह उठकर जब मार्क अपने खेती वाले कैंप में जाता है तो वह देखता है कि आसपास की सारी मिट्टी गीली है, यानी वह सफल हो गया है। दूसरी ओर नासा के मुख्यालय में विंसेंट कपूर नाम का एक व्यक्ति नासा के डायरेक्टर डॉक्टर सैंडर्स से मिलने आता है। वह उससे रिक्वेस्ट करता है कि आकाश में मौजूद उनके सैटेलाइट एसिडेलिया प्लानिसिया को उनके मिशन स्पॉट की ओर घुमाया जाए, यानी मार्स ग्रह की ओर। मार्स ग्रह पर ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होने के कारण वहां लाश सड़ेगी नहीं, इसलिए वह चाहता था कि मार्क की लाश को पृथ्वी पर वापस लाया जाए। लेकिन डॉक्टर सैंडर्स इस पर राजी नहीं होता, क्योंकि उसे डर था कि जब पूरी दुनिया नासा की इस फेलियर की तस्वीर देखेगी, जो नासा के लिए बहुत शर्मनाक होगी। इसके अलावा इस वजह से पृथ्वी पर मिशंस के लिए उन्हें फंड मिलने में भी दिक्कत होगी। विंसेंट उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर हम अपना अगला मिशन मार्क की लाश बचाने के लिए करते हैं तो जनता की हमारे प्रति सहानुभूति बढ़ जाएगी। इससे बाद में राजनीतिक दलों से भी हम फंड ले सकेंगे। ये सुनकर सैंडर्स क्या कहेगा समझ नहीं पाता और चुप रह जाता है। एक फेल्ड कोशिश के साथ वह नासा से बाहर निकलता है, लेकिन हार नहीं मानता। वह सैटेलाइट स्पेशलिस्ट मिंडी को कैमरास उस मिशन स्पॉट की ओर घुमाने के लिए कहता है। तभी वह कुछ अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट उनके मिशन स्पॉट पर नोटिस करती है। इसे देखकर वह तुरंत विंसेंट कपूर और नासा के मीडिया रिलेटेड कमांडर एनी को बुलाती है। वे देखते हैं कि जो सोलर पैनल तूफान की वजह से गंदे हो गए थे, एकदम ढके हुए थे, वह आज पूरी तरह साफ है। हालांकि बात बहुत धुंधली दिख रही थी, लेकिन समझ आ रहा था कि कोई बदलाव यहाँ जरूर हुआ है और वह सोलर पैनल अब इस्तेमाल भी हो रहा है। साथ ही रोवर भी अपनी पिछली जगह पर नहीं है। इस मूवमेंट को देखकर वे श्योर हो जाते हैं कि मार्क अभी भी जीवित है। मार्क ने उन इक्विपमेंट को फिर से इस्तेमाल के लायक बना लिया है। नासा से सख्त निर्देश दिया जाता है कि मार्स से वापस आ रहे उस स्पेसक्राफ्ट में किसी भी तरह से मार्क के जीवित होने की खबर न पहुंचे, क्योंकि इससे वे मानसिक रूप से और टूट जाएंगे। दरअसल उस तूफान के बाद जो पृथ्वी से वापस आ रहे थे, वे अभी तक पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाए हैं। उन्होंने आधा रास्ता भी पार नहीं किया है। पृथ्वी पर आने में उन्हें लगभग 6 महीने जितना समय लगेगा।
इसीलिए वहां निर्देश दिए जा रहे थे कि किसी भी तरह से यह खबर उन तक न पहुंचे, क्योंकि इससे वे मार्क को बचाने के लिए फिर से वापस जाने का फैसला ले सकते हैं, जो निश्चित रूप से और बुरा होगा। इससे दूसरे क्रू मेंबर्स भी खतरे में पड़ सकते हैं। मार्क की इस स्थिति के लिए वे खुद को जिम्मेदार महसूस करेंगे। इसके अलावा ऐसे हालात में भावनाओं में बहकर कोई भी गलत फैसला वे ले सकते हैं। वे मार्क को रेस्क्यू करने के लिए एक मिशन की योजना बनाते हैं, जो उन्हें बिना बताए किया जाएगा, लेकिन इस मिशन को अंजाम देने में उन्हें और 4 साल का समय लगेगा। इसलिए वे फैसला करते हैं कि मार्क के जीवित रहने के लिए खाना और जरूरी सामान के साथ एक स्पेसशिप वहां भेजा जाएगा, लेकिन इस स्पेसशिप को भेजने में उन्हें और 9 महीने जितना समय लगेगा। मार्क को किसी भी तरह वहां 9 महीने सरवाइव करना होगा। लेकिन मार्क इन सभी बातों के बारे में अब तक कुछ नहीं जानता कि पृथ्वीवासी उसके बारे में जान गए हैं। सैंडर्स JBL नाम की एक कंपनी के पास जाता है, जो नासा के लिए स्पेसशिप बनाती है। वह उन्हें 3 महीने का समय देकर एक स्पेसशिप बनाने के लिए कहता है। उसके जरिए मार्क के पास खाना और जरूरी सामान भेजा जाएगा। JBL के डायरेक्टर ब्रूस उसे बताता है कि यह काम खत्म करने में उन्हें कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। सैंडर्स उसे रात दिन काम करने की सलाह देता है और कहता है कि किसी भी कीमत पर उसे स्पेसशिप बनाकर देनी है। उनकी योजना थी कि स्पेसशिप के अंदर आने वाले 4 साल तक जीवित रहने के लिए खाना और जरूरी सामान भेजेंगे, ताकि वह आने वाले 4 साल तक जीवित रह सके और वहीं से मार्क यह स्पेस मिशन संभाले। इससे उनके मिशन में सक्सेस की संभावना और बढ़ जाएगी। विंसेंट दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्क के जीवित होने की खबर जारी करता है और मार्क के साथ संपर्क करने की कोशिश की बात मीडिया को बताता है। लोगों को यह भी बताता है कि वे मार्क को जीवित बचाकर ले आएंगे, जो सैंडर्स को बुरे सपने जैसा लग रहा था। फिर भी नासा कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं। अब तक नासा मार्क के साथ किसी तरह का संपर्क स्थापित करने में सफल नहीं हो पाया है। और दूसरी ओर मार्स ग्रह पर मार्क जब खेती वाली जगह पर जाता है तो वह देखता है कि एक आलू का पौधा मिट्टी को चीरकर अंकुरित हो गया है। इसे देखकर मार्क के जीवित रहने की उम्मीद जग जाती है। मार्क ने जिस तरह से पौधे की ओर देखा, जैसे कोई नया बाप अपने नवजात बच्चे को देख रहा हो। रात के समय मार्क हिसाब लगाकर निकालता है। नासा का अगला मिशन यहाँ से लगभग 2200 किलोमीटर दूर किया जाएगा। अगर उसे जीवित वापस लौटना है तो उसे इन 4 सालों के अंदर यह दूरी तय करके वहाँ किसी तरह पहुँचना ही होगा। मार्क के पास अभी जो रोवर व्हीकल है वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा सकता है। फिर उसकी बैटरी को दोबारा चार्ज करना होगा। ऐसे करते रहने से उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में कम से कम 50 दिन का समय लगेगा। मार्क समय बर्बाद किए बिना एक रोवर व्हीकल से बैटरी निकालकर अपने रोवर व्हीकल में लगा देता है और अनावश्यक सभी इंस्ट्रूमेंट्स फेंक देता है, ताकि एक बार चार्ज करने पर लंबे समय तक चल सके। रोवर व्हीकल से दिन के समय तो चला जा सकता है, लेकिन रात के समय चलना संभव नहीं है, क्योंकि रात में मार्स पर जमा कर देने वाली ठंड पड़ती है और वहाँ सोलर पावर का इस्तेमाल करना भी संभव नहीं है। रात में वह सोलर एनर्जी कहाँ से पाएगा, और वहाँ रात के समय तापमान -16 डिग्री तक गिर जाता है। इस समस्या से बचने के लिए वह एक न्यूक्लियर बैटरी का इंतजाम करता है, जिसे मार्स पर उतरने के बाद उन्होंने मिट्टी के अंदर दबा दिया था, क्योंकि अगर किसी वजह से बैटरी पर कोई चोट लगी तो बैटरी से निकलने वाले रेडिएशन के कारण वे सभी मर जाएंगे। मार्क बहुत सावधानी से बैटरी को अपने रोवर व्हीकल पर लाता है, जिससे बैटरी से निकलने वाली गर्मी से उसकी ठंड की समस्या दूर हो जाती है। मार्क ने जैसा सोचा था, उस 2200 किलोमीटर के सफर को तय करने में 52 दिन जितना समय लगेगा। इसलिए वह सब कुछ रेडी करके अपने पास रख लेता है, क्योंकि 4 साल बाद उसे अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। इस बीच उसके लगाए आलू के पौधे अब तक बड़े हो गए हैं और अच्छी पैदावार हुई है। वह बड़े आलूओं को खाने के लिए स्टोर करके रखता है और छोटे आलूओं को फिर से मिट्टी में बो देता है, क्योंकि उसे 4 साल टिके रहना है और नियमित खेती करते रहना है। मार्क समझ रहा था कि आलू खाकर वह जीवित रह सकता है, लेकिन पृथ्वी पर वापस जाने के लिए नासा के साथ उसका संपर्क स्थापित करना ही होगा। मार्स के मैप पर नजर दौड़ाते हुए वह एक जगह का पता लगाता है। बहुत साल पहले मार्स की रिसर्च के लिए नासा से एक रोवर भेजा गया था, जो बाद में किसी वजह से नासा से डिस्कनेक्टेड हो गया था, जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि शायद बैटरी के चार्ज खत्म होने की वजह से वह डिस्कनेक्टेड हुआ था। रोवर को ढूंढने के लिए तब मार्क निकल पड़ता है। नासा के सैटेलाइट डिपार्टमेंट से लगातार मार्क पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन मार्क कुछ नहीं जानता। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि मार्क कहाँ जा रहा है। मार्क अपने साथ कुछ खाना लेकर उस रोवर को ढूंढने निकला था। विंसेंट मार्स का मैप निकालकर कुछ कैलकुलेशन करते ही समझ जाता है कि मार्क उस बहुत साल पुराने रोवर की तलाश में जा रहा है।
इसलिए विंसेंट तेजी से कैलिफोर्निया की एक लेबोरेटरी में पहुंचता है जहां से उस रोवर को ऑपरेट किया जाता था। रोवर के कम्युनिकेशन सिस्टम को फिर से चालू करने की तैयारी की जाती है क्योंकि मार्क अगर उसे ढूंढ लेता है तो वह उसे रीस्टार्ट कर पाएगा। मार्क मैप के अनुसार उस जगह पर जाकर मिट्टी खोदना शुरू करता है। एक समय पर वह उस रोवर को निकालने में सफल हो जाता है। अब मार्क रोवर को अपने साथ लेकर कैंप की ओर वापस जाने लगता है, लेकिन चार्ज न होने की वजह से वह ऑन नहीं हो रहा था। बाद में कैंप पर पहुंचकर मार्क अपने कैंप की इलेक्ट्रिसिटी के जरिए रोवर में इलेक्ट्रिक कनेक्शन देता है। कुछ देर बाद मशीन ऑन हो जाती है। मार्क रोवर के एंटेना को पृथ्वी की ओर घुमाते ही लेबोरेटरी में सिग्नल चला आता है। तब वे समझ जाते हैं कि मार्क रोवर को चालू करने में सफल हो गया है। तब वे रोवर का कैमरा ऑन कर देते हैं। कैमरा ऑन होता देखकर मार्क समझ जाता है कि कोई न कोई उससे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अब मार्क के सामने एक और समस्या आ खड़ी होती है। इस रोवर से केवल एक तरफ से सिग्नल भेजा जा सकता था। केवल मार्स से तस्वीरें लेकर पृथ्वी पर भेजी जा सकती थीं। पृथ्वी से उसके पास कोई मैसेज आना संभव नहीं था। तभी मार्क अपने दिमाग से एक ट्रिक निकालता है। वह कैंप से 3 बोर्ड लाता है और एक पर लिखता है, क्या तुमने मुझे ढूंढ लिया है? उसके एक तरफ हाँ और दूसरी तरफ नहीं लिखकर बोर्ड को साथ साथ रखता है। मार्क की इस समझदारी को देखकर विंसेंट कुछ हंस देता है और हाँ वाले बोर्ड की तरफ कैमरा को मूव करता है क्योंकि उसके कैमरा का हेड घुमाया जा सकता था। इसे देखकर मार्क खुशी से आत्महारा हो जाता है। इसके बाद उनके साथ काफी देर तक इस तरीके से बातचीत चलती है। लेकिन समस्या यह थी कि इस तरीके से मार्क पृथ्वी से कोई मैसेज नहीं पा रहा था। इसके अलावा यह बहुत समय लेने वाला था। उन्हें सभी जवाब हाँ और नहीं में ही देने पड़ रहे थे। मार्क अपना दिमाग लगाकर एक लैंग्वेज मॉड्यूल निकालता है जिसके कैरेक्टर्स हेक्साडेसिमल में थे। हेक्साडेसिमल में कुल 16 कैरेक्टर्स होते हैं, जहां कैरेक्टर्स हैं 0 से 9 और A से F। हेक्साडेसिमल के कैरेक्टर्स को SCI कोड के जरिए बदलकर इंग्लिश कैरेक्टर्स में बदला जा सकता है। मार्क जोहानसन के कंप्यूटर पर ये कोड्स देखता है। चूंकि उसके पास मौजूद कैमरा 360 डिग्री घूम सकता है, इसलिए मार्क हेक्साडेसिमल के सारे कैरेक्टर्स कैमरा के चारों ओर चिपका देता है। दूसरी ओर विंसेंट के पास सब कुछ की तस्वीर आ रही थी, इसलिए वह भी समझ जाता है कि मार्क क्या करना चाह रहा है। इसलिए विंसेंट भी अपने चारों ओर हेक्साडेसिमल नंबर्स लगा देता है। इसके जरिए लैब से उसे कुछ पूछा जा सकेगा। विंसेंट मार्क को एक नंबर सीक्वेंस देता है जिसे डिकोड करने पर मिलता है हाउ अलाइव, यानी तुम कैसे जीवित हो। इसके जवाब में मार्क एक बोर्ड पर सब कुछ लिखकर बताता है। इसके बाद नासा उसे रोवर का एक हैकिंग कोड भेजता है। इसके नतीजे में मार्क उनके साथ पूरी तरह कम्युनिकेशन करने में सक्षम हो जाता है। एक समय पर मार्क पूछता है कि उसके जीवित होने की खबर स्पेसक्राफ्ट में मौजूद बाकी सदस्यों को पता है कि नहीं। इसके जवाब में विंसेंट कहता है, तुम्हारे जीवित होने की खबर उन 5 वैज्ञानिकों को नहीं बताई गई है, क्योंकि इससे वे भावनाओं में बहकर अगर कोई फैसला लेते हैं तो वहाँ हमारा ही नुकसान होगा। यह सुनकर मार्क कुछ नाराज हो जाता है और बात करना बंद कर देता है। मार्स से स्पेसक्राफ्ट जो यात्रा शुरू कर रहा था, उसे आज 4 महीने हो चुके हैं। अचानक स्पेसक्राफ्ट का वीडियो मैसेज आता है। मिस हेंडरसन नाम की एक नासा साइंटिस्ट उन्हें एक वीडियो मैसेज में बताती है कि उनका साथी मार्क अभी भी जीवित है। यह खबर सुनकर सभी काफी निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनके एक साथी को वे छोड़कर कायरों की तरह भाग आए हैं। लेकिन इस वक्त उनके पास कुछ करने का नहीं है, क्योंकि उनका स्पेसक्राफ्ट अब मार्स के पूरी तरह उलट दिशा में है। वे अब पृथ्वी की सरफेस की ओर ही बढ़ रहे हैं। चाहकर भी वे मार्स पर वापस नहीं जा सकते, इसलिए सभी भावुक होकर रोने लगते हैं। इस बीच मार्क तब बाहर से अपना काम खत्म करके कैंप के अंदर प्रवेश करता है। तभी एयरलॉक फट जाता है, क्योंकि यह कैंप 30 दिन सरवाइव करने के लिए ही बनाया गया था, जिसकी वजह से एक तरफ ब्लास्ट होता है। इसमें आलू वाला कैंप खराब हो जाता है। यहाँ अब किसी तरह की खेती संभव नहीं है। जगह पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई है। इस घटना से मार्क बहुत टूट जाता है, क्योंकि उसके खाने का एकमात्र जरिया यही खेती थी। विस्फोट की बात वह विंसेंट को बताता है। विंसेंट उसे सलाह देता है कि वह 1 दिन का खाना 3 दिन में खाए। इसके नतीजे में उसके पास मौजूद बचा हुआ खाना खत्म होने से पहले नासा उसके पास खाना और जरूरी सामान भेज देगा। उसी के अनुसार मार्क अपना बचा हुआ खाना हिसाब करके रखने लगता है। साथ ही प्लास्टिक बैग्स और टेप से ब्लास्ट हो चुकी कुछ जगह को ठीक कर लेता है। मजबूत तो नहीं, लेकिन इससे बाहर की धूल मिट्टी से उसे बचाया जा सकेगा। मार्क तभी समझ जाता है कि आसपास फिर से तूफान शुरू हो गया है। सौभाग्य से कैंप का एक और एयरलॉक था, इसलिए मार्क बाहर आना जाना कर पा रहा था। इस बीच मार्क के पास खाना भेजने के लिए जो स्पेसशिप तैयार हो रही थी, जल्दबाजी की वजह से उसे ठीक से टेस्ट किए बिना ही मार्स ग्रह के लिए लॉन्च कर दिया जाता है। यह नासा का सबसे बड़ा गलत फैसला था। स्पेसशिप कुछ दूर उठने के बाद एटमॉस्फेयर के प्रेशर को सहन नहीं कर पाई
और विस्फोटित हो गई। इसे कहते हैं मौत पर खाज का घाव। एक तरफ तो उसकी खेती वाला चेंबर ही खराब हो गया, दूसरी ओर पृथ्वी से भेजा गया खाना भी नहीं पहुंच पा रहा है। इस घटना के बाद मार्क पूरी तरह हताश हो जाता है। क्या करे समझ नहीं पाकर स्पेसक्राफ्ट के कमांडर लुइस के पास एक मैसेज भेजता है। वहां वह कहता है, मेरे ये आखिरी शब्द मेरे परिवार तक पहुंचा देना। फिर भी वह हार नहीं मानता और कुछ करने की कोशिश करता है। इस सुनसान ग्रह पर जहां कुछ नहीं उगता, ऐसी जगह पर वह और क्या करेगा। नासा की फेलियर के बाद चाइना मदद का हाथ बढ़ाता है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से बताया जाता है कि वे खाना और स्पेसशिप देकर मदद करने के लिए तैयार हैं। असल में वे मदद के ऐड में पूरी दुनिया को अपनी तकनीकी ताकत का परिचय देना चाह रहे थे। चाइना के पास पहले से ही एक स्पेसशिप बनी हुई थी जिसका नाम ताइयंग शेन था, जो सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी से बनाई गई थी। CNSA से नासा के साथ संपर्क करने की कोशिश की जाती है। नासा भी उनकी सहमति देकर साथ काम करने में दिलचस्पी दिखाता है। दोनों पक्ष मिलकर स्पेसशिप मार्स पर भेजने की तैयारी कर रहे थे। तब रिच पर्नेल नाम का एक साइंटिस्ट नासा के अथॉरिटी के पास एक प्रपोजल लेकर जाता है। उसने एक तरीका निकाला है जिसके जरिए कम खर्च में मार्स के पास खाना पहुंचाना संभव है। इस वक्त जो स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, उसे काम में लाकर फिर से मार्स पर भेजा जाएगा। स्पेसक्राफ्ट जब पृथ्वी के करीब आ जाएगा, तब उसकी गति बाहरी तौर पर बढ़ा दी जाएगी। स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के ग्रेविटी स्लिंगशॉट के उलट दिशा में चला जाएगा और फिर से मार्स की ओर बढ़ने लगेगा, और उस वक्त एक खाना लदा हुआ प्रोब उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। मार्स के करीब आने पर प्रोब को नीचे गिरा दिया जाएगा और वे फिर से पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे, क्योंकि एक बार मार्स पर लैंड करने पर फ्यूल की कमी की वजह से पृथ्वी पर वापस आना संभव नहीं होगा। इसलिए रिच का ख्याल है कि यही सबसे आसान तरीका खाना सप्लाई करने का। लेकिन डॉक्टर सैंडर्स इस प्लान को रिजेक्ट कर देता है। रिच के इस प्लान को कोई भी महत्व नहीं देता। एक को बचाने के चक्कर में बाकी 5 के जीवन को खतरे में डालने जैसी बेवकूफ़ी वे नहीं करना चाहते। बाकी 5 इस बात से जुड़े होते तो उनके जीवन में काफ़ी जोखिम हो सकता है। इस बीच मार्क जिस रिसर्च के लिए मार्स पर आया था, वह अकेले ही करने लगता है। एक समय पर वह अकेले ही रिसर्च को सफलतापूर्वक खत्म कर देता है। दूसरी ओर रिच नासा से बाहर चला जाता है। विंसेंट और सैंडर्स एक रूम में बैठक मीटिंग कर रहे थे और एक साइंटिस्ट थी जिसका नाम मिच था। मिच का तर्क था कि फैसला सिर्फ कमांडर लुइस पर छोड़ देना चाहिए कि वे मार्स पर वापस जाएंगे या पृथ्वी पर वापस आएंगे। मिच अपनी जॉब की मोहब्बत न करते हुए रिच का पूरा प्लान ईमेल के जरिए लुइस को बता देती है। प्लान सुनकर वे कुछ दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि इस मिशन में नासा का कोई समर्थन नहीं होगा, और अगर वे नासा को बिना बताए कुछ करते हैं तो वह नासा के नियमों के खिलाफ काम होगा। फिर भी चर्चा के जरिए फैसला लेते हैं कि वे मार्क के पास वापस जाएंगे। ये फैसला काफी हद तक मौत को गले लगाने जैसा है, क्योंकि फिर से मार्स पर वापस जाने पर आने वाले 900 दिनों तक उन्हें स्पेस में रहना होगा। इसके अलावा थोड़ी सी गलती होते ही वे सभी मर जाएंगे। फिर भी वे प्रतिबद्ध होते हैं। स्पेसक्राफ्ट से मार्क के साथ संपर्क किया जाता है। लुइस उसे पूरे प्लान के बारे में बताती है। मार्क तब प्लान में कुछ बदलाव लाता है। मार्क कहता है कि मार्स पर वे एक एक्स्ट्रा प्रोब छोड़ गए थे। स्पेसक्राफ्ट जब मार्स के ऑर्बिट में घुसेगी, तब वह प्रोब को लेकर स्पेसक्राफ्ट के करीब आ जाएगा। तब स्पेसक्राफ्ट के साथ प्रोब को जोड़ा जाएगा। इस तरह वह उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर प्रवेश कर जाएगा। इस तरह वे सब मिलकर मार्क को लेकर पृथ्वी पर वापस आ सकेंगे। यानी बीच में चाइना की वह बात और दूसरे जो फैसले हुए थे, वह सब कुछ अब कैंसिल कर दिया गया है। वे एक प्लानिंग पर चलेंगे। प्लान बनाना जितना आसान था, काम उससे कहीं ज्यादा गुना मुश्किल था। एक गलत फैसला मौत का कारण बन सकता है। इसलिए प्लान के अनुसार डॉक्टर लुइस स्पेसक्राफ्ट की दिशा बदलकर ग्रेविटी स्लिंगशॉट का फायदा उठाते हुए मार्स की ओर यात्रा शुरू कर देती है। एस्ट्रोनॉट्स के ऐसे फैसले को देखकर नासा और CNSE हैरान रह जाते हैं। मार्क बचे या न बचे, स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स मर जाएंगे, यह नासा लगभग तय मान रहा था। सैंडर्स समझ जाता है कि लुइस को यह प्लान लीक करने का काम मिच ने किया है, इसलिए वह उसे इस मिशन के बाद इस्तीफा देने का आदेश देता है। इस बीच मार्क अपनी तरफ से सभी तरह की तैयारी लेने लगता है। वह हैब के सभी कनेक्शन ऑफ कर देता है और रोवर से प्रोब की ओर यात्रा शुरू करता है। पूरे दिन सोलर पैनल्स के जरिए रोवर की बैटरी चार्ज करता है। रात के समय प्रोब की ओर रवाना होता है। कई दिन बाद वह प्रोब पर पहुंच जाता है। खाना खाकर मार्क प्रोब को रिपेयर करना शुरू करता है। वह प्रोब को रिपेयर करके और मजबूत बनाने की कोशिश करता है। साथ ही प्रोब को हल्का करने के लिए प्रोब में मौजूद विभिन्न अनावश्यक सामान बाहर फेंकने लगता है। यहाँ तक कि उसके ऊपर मौजूद भारी छत को भी फेंककर वहां प्लास्टिक बैग्स के जरिए छत लगा देता है। इस तरह 7 महीने बीत जाते हैं। सभी तैयारियां जैसे अंतिम चरण में हैं।
आखिरकार वह दिन आ ही जाता है। पूरी दुनिया जैसे सैटेलाइट की ओर देख रही थी। नासा अथॉरिटीज लगातार स्पेसक्राफ्ट की गतिविधि पर नजर रख रहे थे। मार्क अपना प्रेशर सूट पहनकर प्रोब पर चढ़कर बैठ जाता है। स्पेसक्राफ्ट मार्स के ऑर्बिट के करीब पहुंच जाती है। स्पेसक्राफ्ट से रिमोट कंट्रोल के जरिए प्रोब को लॉन्च कर दिया जाता है। मार्क का प्रोब स्पेसक्राफ्ट की ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन एटमॉस्फेयर के अत्यधिक प्रेशर के कारण मार्क अचानक बेहोश हो जाता है। कई मिनट तक उसे होश नहीं रहता। पूरी दुनिया में एक सांस रुकी हुई स्थिति बनी रहती है। कुछ मिनट बाद मार्क को होश आता है। मार्क के होश में आने पर फिर से सभी उम्मीद बांधते हैं। स्पेसक्राफ्ट में तब एक और बड़ी समस्या पैदा होती है। जरूरत के मुकाबले उनकी गति बहुत अधिक थी। इस गति से चलते रहने पर वे प्रोब को पार कर जाएंगे। नतीजे में वे मार्क को नहीं पकड़ पाएंगे। इस वक्त लुइस एक भयानक फैसला लेती है। वह वोगल से कहती है कि यहाँ जो कुछ भी है उससे वह एक बॉम्ब बना दे। वे उस विस्फोटक से स्पेसक्राफ्ट के एयरलॉक को तोड़ देंगे। इस फैसले पर वोगल घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा फैसला पागलों जैसा होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर भी वह उसे विस्फोटक बनाने का निर्देश देती है। वोगल कुछ ही मिनटों में उसे बनाकर एयरलॉक के साथ लगा देता है। फिर वे फ्रीजर और रिएक्टर रूम को सील कर देते हैं ताकि विस्फोट के नतीजे में दूसरी जगह नुकसान न हो। उनकी यह योजना भी काम आ जाती है। एयरलॉक के फटते ही स्पेसक्राफ्ट की गति काफी कम हो जाती है। तब कमांडर लुइस एक स्पेस चेयर के जरिए स्पेसक्राफ्ट के बाहर आ जाती है। दोबारा स्पेसक्राफ्ट में वापस जाने के लिए वह अपने साथ एक रोप बांध कर ले आती है, लेकिन रोप छोटा होने के कारण लुइस प्रोब तक नहीं पहुंच पा रही थी। ठीक तभी मार्क अपने जीवन का सबसे बड़ा रिस्क लेता है। वह प्रोब से बाहर आ जाता है और अपने 2 हाथों से 2 होल्स करके ऑक्सीजन लीक कर देता है। नतीजे में वह लुइस के करीब जाने लगता है। लुइस उसे हाथ बढ़ाकर पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ फिसलकर वह उसके हाथ से दूर चला जाता है। लेकिन ठीक उस वक्त मार्क रोप को पकड़ लेने के कारण स्पेस में खो जाने से बच जाता है। तब लुइस रोप को खींचकर उसे अपने पास ले आती है। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट से उन दोनों को खींचकर अंदर ले लिया जाता है। साथी को करीब वापस पाकर मार्क खुशी से रो देता है। यह मार्क का पुनर्जन्म जैसा था। स्पेसक्राफ्ट में मौजूद सभी के बीच आज खुशी का माहौल है, जैसा पूरी दुनिया के लोगों के बीच। उन्होंने आज एक असंभव काम को संभव कर दिखाया है। इस अभियान का एक हिस्सा बन पाने पर सभी खुशी से आत्महारा। सबकी आंखों में आज खुशी के आंसू। इसके बाद और भी कई महीने बीतने के बाद स्पेसक्राफ्ट के 6 अजेय साहसी वैज्ञानिकों को लेकर पृथ्वी पर वह पूरा यान उतरता है। फिर काफी साल बीत जाते हैं। नासा मार्स पर जाने के लिए एक और मिशन लॉन्च करता है। मार्क एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट प्रोग्राम में जाकर नए एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर बिताए उन दिनों की दुस्साहसी ब्यौरा देते हैं। एक एक करके बिताए उन दिनों के चरम मानसिक उथल पुथल को झेलते हुए जीवित रहने के लिए उनकी उस लड़ाई को सभी को बताने लगता है। सूखी लाल मिट्टी में फसल उगाने की कहानी, जिस ग्रह पर पानी भी नहीं है। इस तरह मार्क के मार्स अभियान से सीख लेकर निकल पड़ती है एक नई एस्ट्रोनॉट्स की टीम, किसी नए सत्य की खोज के लक्ष्य में। और यहीं खत्म होती है हमारी आज की कहानी। कहीं किसी बात को लेकर अगर क्यूरियोसिटी हो या समझने में दिक्कत हो रही हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। बात को मैं अगले वीडियो में बिल्कुल आखिर में या कमेंट में समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा सब्सक्राइब करके साथ बने रहिए।